अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ कि ऐ वो ज़ात जिससे खुशहाली और सेहत व सलामती तलब की जाती है, मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आपको खबर देंगे कि चीन से इमदादी सामान लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। चेयरमैन एनडीएमए कहते हैं मुल्क में टेस्टिंग सामान की कमी नहीं है, सूबे जितने भी टेस्ट करना चाहें करें। टेस्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी हम लोगों ने जो है वो तकरीबन 12 लाख रिएक्शंस का बंदोबस्त रखा हुआ है। हमने लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं 107 बना दी हैं और लेबॉर्ट्रियों को 150 तक अगले महीने के मिडल तक लेके जाने का हमारा इरादा है। ये टेस्टिंग का इतना इशू होना नहीं चाहिए। जितने सूबे करना चाहते हैं टेस्ट करें, हम उनको सामान प्रोवाइड करेंगे। ये उनकी हिम्मत के ऊपर मुयसर है कि वो कितने टेस्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी 30,000 से टेस्ट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि ये टेस्ट जो हैं अगर 2 या 3 शिफ्टों में करेंगे तो ये 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं रोज़ के। मैं सूबों को आपके तवसत से ये कहूँगा भी कि वो जितने टेस्ट करना चाहते हैं करें, सामान की कमी नहीं है टेस्ट की। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सूबों को कहा है कि मुल्क के 20 बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए। कोरोना से मुतासरा शहरों की बात की जाए तो उनमें लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, खैरपुर, डेरा गाजी खान, गोटकी, सवात, मालाकंड, मर्दान और दीगर शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद के इलाके G92 और G93 में 300 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा I8, I10, गौरी टाउन, बाराकहू, G6 और G7 के इलाके न्यू हॉटस्पॉट हैं। एनसीओसी की जानिब से कहा गया है कि जिन शहरों में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की निशानदही की गई है वहां हिफाजती और एहतियाती इकदाम मजीद सख्त करने की जरूरत है। पिशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन अशरफिया कॉलोनी, चिनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद और सेक्टर E2 फेज 1 हयाताबाद में लगाया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान इन इलाकों से आना जाना बंद रहेगा। इलाकों में तेजी से फैलते केसेस की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान जनरल, मेडिकल स्टोर्स, तंदूर और इमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। इलाकों की मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। पिशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन अशरफिया कॉलोनी, चिनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन के में किया गया है। अदनान शाहिद से मजीद जान लेते हैं। अदनान, पिशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें पिशावर में सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी गई है। कोरोना वायरस केसेस की तादाद में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। पिशावर शहर के 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर गुज़िश्ता 30 रोज के दौरान जो है 28 अफराद की जो है वो अमवात हुई है, जबकि 200 से ज्यादा जो अफराद हैं वो सस्पेक्टेड केसेस जो हैं वो सामने आए थे, जिस पर इंतजामिया की जानिब से और कमिश्नर की जानिब से इन इलाकों को जो है वो सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए थे, जिसमें 400 रोड है, अशरफिया कॉलोनी, ईदगाह, अफगान कॉलोनी, हयाताबाद सेक्टर फेज 1, फेज 3, इस तरह यूनिवर्सिटी रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, पार्क रोड, सिफर गयूर रोड, इन रोडों को जो है मुकम्मल तौर पर बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इलाके को अभी से ही गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि सील करने का जो सिलसिला था वो शुरू कर दिया गया था। इन इलाकों में आने जाने वाले लोगों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये भी कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जब जरूरी काम हो तो घरों से निकलने की इजाजत दी जाएगी। सूरत दीगर जो गैर मुतल्लिका अफराद जो होंगे वो जो फिर रहे होंगे या घूम रहे होंगे उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखने में यही आ रहा है कि जो इलाके सील किए जा रहे हैं यहाँ पर सख्ती की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मजीद केसेस जो है वो पिशावर से रिपोर्ट किए जाएंगे तो लॉकडाउन में या स्मार्ट लॉक में जो है वो मजीद सख्ती की जाएगी। अदनान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाकों को आज रात से सील करने का फैसला कर लिया। मुतासरा इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। शहरियों ने सूबाई हुकूमत के फैसले को कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए दुरुस्त करार दिया है।
लाहौर में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। पहले शहर को लॉकडाउन किए जाने का फैसला किया गया, लेकिन जब हतमी फैसला न हुआ तो सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐलान किया कि बेहतर ऑप्शन ये है कि जिन इलाकों में कोरोना का फैलाव है वहाँ सख्ती की जाए और इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। शादरा, वार्ड सिटी, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, कैंट, नश्तर टाउन और इकबाल टाउन के कुछ इलाके बंद कर दिए जाएंगे। शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए दुरुस्त करार दिया। गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि जिन इलाकों में कोरोना के मुश्तबा केसेस सामने आ रहे हैं उनको लॉकडाउन कर रहे हैं। इससे ये होगा कि बढ़ते हुए फैलाव को कोरोना के रोकने में बहुत मदद मिलेगी। मेरा ताल्लुक भी शादरे से है। अच्छी बात है, हुकूमत को चाहिए कि जिन इलाकों में ज़्यादा केसेस हैं सिर्फ उसी इलाकों को जो है सील किया जाए, बाकी पूरे लाहौर को करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे SOPs के मुताबिक काम हो रहा है या लोग उसके मुताबिक रह रहे हैं उन इलाकों को खुला रहना चाहिए। रात 12 बजे से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। 2 हफ्ते में इसका जायजा लेने के बाद मजीद बंद रखने का फैसला किया जाएगा। ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि आवाम मास्क पहने, इस अमल से 50% कोरोना का खतरा कम हो जाता है। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा हॉटस्पॉट बन चुके हैं। लाहौर के अलावा कुछ इलाकों को बंद करना पड़ा तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा। शहरियों का कहना है कि ये हुकूमत का दुरुस्त फैसला है कि शहर को मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जा रहा, लेकिन कोरोना के जहाँ जहाँ केसेस निकल रहे हैं उन इलाकों को सील किया जा रहा है। कैमरामैन दिशान जाहिद के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। कराची से आपको खबर देंगे। कराची के इलाके खारादर में 3 कमसिन सगे बहन भाइयों की पुरस्कार हलाकत की तहकीकात जारी है। लवाहिकीन के इब्तदाई बयान कलम बंद कर लिए गए हैं। खारादर और रिहानी पैलेस के रिहायशी बच्चों की मौत पर तहकीकात की जा रही है, जहां बहक बच्चों में 11 साला आयजा, 8 साला साद और 2 साला सफा शामिल हैं। ब्रंस रोड से बच्चों को गुज़िश्ता शब बर्गर खिलाया। लवाहिकीन का पुलिस को इब्तदाई बयान, घर पर भी खाना पकाया गया था। बच्चों का वालिद काम के सिलसिले में कोयटा गया हुआ है। घर में कीड़े मार दवा का स्प्रे होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। खारादर में 3 बच्चों की पुरस्कार मौत के हवाले से तहकीकात जारी हैं। बर्न्स रोड से बच्चों को गुज़िश्ता शब बर्गर खिलाया था। लवाहिकीन ने पुलिस को इब्तदाई बयान में बताया है और यह भी बताया है कि घर पर भी खाना पकाया था, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक बच्चों का वालिद काम के सिलसिले में कोयटा गया हुआ है। घर में कीड़े मार दवा का स्प्रे होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। कराची के इलाके खारादर में 3 कमसिन सगे बहन भाइयों के पुरस्कार हलाकत की तहकीकात जारी हैं। लवाहिकीन के इब्तदाई बयान कलम बंद कर लिए गए हैं। इब्तदाई बयान के मुताबिक बर्न्स रोड से बच्चों को गुज़िश्ता शब बर्गर खिलाया था। अशरफ सोलंकी से मजीद जान लेते हैं। अशरफ सोलंकी, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये खारादर में गुज़िश्ता रोज वाक़या पेश आया है जिसमें 2 बहन भाई समेत 3 कमसिन बच्चे जो हैं वो मौत का शिकार हो गए हैं और पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 11 साला आयजा, 8 साला सईद और 2 साला इन जो मर गए हैं इनमें 3 शामिल हैं, जबकि इनके हवाले से बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज इन्होंने मार्केट से बर्गर भी खाए थे और ये भी बताया जा रहा है कि घर में कीड़े मार स्प्रे भी किया गया था, लेकिन लवाहिकीन की जानिब से कीड़े मार दवा के हवाले से कोई जो है तस्दीक नहीं की गई। तहम पुलिस से इस मामले की तहकीकात कर रही है। बच्चों के जो वालिद हैं वो कोयटा में किसी काम के सिलसिले में गए हुए हैं। जब वो वापस आएंगे पुलिस के मुताबिक के उनसे भी जो है मजीद तहकीकात की जाएगी, लेकिन अभी तक इस मामले का कोई कुछ पता नहीं चल सका कि बच्चों की मौत वाकई किस तरह हुई, क्यों हुई और किस वजह से हुई है। 2-3 चीजें बताई जा रही हैं कि उन्होंने बर्गर भी खाया था और घर में खाना भी खाया था, लेकिन जो जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि कीड़े मार दवा की वजह से इनकी जो है अमवात वाक़ई हुई है। जी अशरफ सोलंकी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.7 रिकॉर्ड की गई है। सवाबी, मालाकंड, एबटाबाद, नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा, कोहाट, DI खान और बन्नू में भी झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले की गहराई 112 किलोमीटर, शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.7 रिकॉर्ड की गई है। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज ताजिकिस्तान था।
اور پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,48,981 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹے میں وائرس سے مزید 111 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 2,839 ہو گئی ہے۔ سجاد قاسمی سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ سجاد، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، آئے روز کورونا کے کیسوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں آج جو ہے 4,443 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے کورونا کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا، لیکن ایک دو دن سے کمی آئی ہے اور اب 4,443 جو نئے کورونا کے کیسز 24 گھنٹوں میں سامنے آئے ہیں، لیکن اموات کی تعداد میں اضافہ جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 111 اموات اب تک جو ہیں ہو چکی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد کے حوالے سے بات کی جائے تو 1,48,921 کیسز اب تک اس میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں کورونا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد جو ہے 2,839 تک پہنچ چکی ہے۔ اب پنجاب میں سب سے زیادہ کورونا کے کیسز سامنے آئے ہیں، جہاں سے 55,878 جو ہے کورونا کی مجموعی تعداد اب تک ہو چکی ہے۔ اسی طرح سندھ میں کورونا کی کیسز کی تعداد میں 55,581 تک پہنچ چکی ہے اور خیبر پختونخوا سے 18,472 کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان سے 8,327 کورونا کے کیس سامنے آ چکے ہیں۔ اسلام آباد سے 8,857 اور گلگت بلتستان سے 1,143 اور آزاد کشمیر سے 663 نئے کورونا کے کیسز سامنے آئے ہیں، اور اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو ہے 25,015 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور ملک بھر میں تاحال 9,22,665 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں کورونا سے اموات کی تعداد جو ہے 1,081 تک پہنچ چکی ہے اور سندھ میں 853 ہے اور خیبر پختونخوا میں 707 اموات ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ اب بلوچستان میں 85 اور اسلام آباد میں 83 اور گلگت بلتستان میں 17 اموات اب تک جو ہیں ہو چکے ہیں کورونا کے باعث، اور آزاد کشمیر میں 13 لوگ اب تک جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور ملک بھر میں 820 اسپتالوں میں کورونا کے 8,431 مریض اس وقت بھی جو ہے زیر علاج ہیں اور کورونا سے متاثرہ 56,390 مریض مکمل طور پر صحتیاب ہونے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ جی بہت شکریہ، سجاد قاسمی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی کہتے ہیں بین الاقوامی ماہرین نے پاکستان میں 13 سے 16 اگست تک کورونا وائرس زیادہ پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ سرسے کے دوران وبا 80,000 پاکستانیوں کی جانیں نگل سکتی ہے۔ اسلامک میڈیکل لرنرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کورونا کی موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے منعقدہ آن لائن سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر محمد سعید قریشی نے کہا کہ یونیورسٹی کالج لندن کے ماہرین نے پاکستان میں کورونا کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیسیکلی ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ کورونا کے متعلق جو احتیاط ہے یا جو وہ ہے اس سے ہم بات کریں گے، پھر اس کے علاوہ دوسرے سوالات ہوں گے جن کا جواب ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے۔ ان کا کہنا تھا رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں وبا سے 40% آبادی کورونا سے متاثر ہے۔ ملک کی مجموعی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی ہے۔ متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ماسک اور دیگر SOPs پر عمل درآمد کیے بغیر ہم متاثر ہونے سے خود کو نہیں بچا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کورونا کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ عوام کو ہی نہیں بلکہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو ان سے زیادہ محتاط ہونا پڑے گا۔ اس موقع پر ممتاز علماء کرام مفتی منیب الرحمان اور مفتی محمد تقی عثمانی نے بھی خطاب کیا۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ مساجد میں SOPs اختیار کی گئیں۔ SOPs کی بنیاد پر مسجد نبوی اور عالم اسلام کی دیگر مساجد کو کھولا گیا اور عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر موڈیریٹر کے فرائض عملہ کے صدر ڈاکٹر محمد شمویل اشرف نے انجام دیے۔ کورونا آؤٹ آف کنٹرول۔ اسلام آباد میں 20 روز کے دوران کورونا مریضوں میں 4 گنا سے زائد اضافہ ہو گیا۔ وینٹیلیٹرز کی تعداد میں کمی کا شکوہ بھی زبان زد عام ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سجاد قاسمی۔ حکومت SOPs پر عمل درآمد کروانے میں ناکام، کورونا پھیلنے میں مصروف۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں 26 فروری سے 24 مئی تک کورونا مریضوں کی تعداد محض 1,592 تھی، جو اب بڑھ کر 8,500 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اس طرح عید الفطر سے اب تک اسلام آباد میں 7,000 کے قریب نئے کیسز کا اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں کورونا کیسز میں مردوں کی شرح 66.41%، جبکہ خواتین کی شرح 33.59% ریکارڈ کی گئی۔ 1 سے 10 سال کے 657 افراد، 11 سے 20 سال کے 563 افراد، 21 سے 30 سال کے 1,665 افراد، 31 سال سے 45 سال کی عمر کے سب سے زیادہ 1,592 افراد، 46 سے 60 سال کے 1,588 افراد، 61 سے 80 سال کے 680 افراد، جبکہ 81 سال سے اوپر کے 50 افراد کورونا کا شکار ہیں۔
कोरोना के बढ़ते केसेस और रावलपिंडी के अस्पतालों से मरीजों की बड़ी तादाद को इस्लामाबाद के अस्पतालों में रेफर करने के बाद पिम्स अस्पताल पर बोझ बढ़ गया, जिसके बायस वेंटिलेटर्स भी कम पड़ने लगे हैं। इस्लामाबाद में 514 बेड्स, 262 ऑक्सीजन बेड्स और महज 90 वेंटिलेटर्स ही दस्तयाब हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर में लॉकडाउन के दौरान राहजनी और स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था, मगर अब पुलिस की जानिब से इन वाकयात की रोकथाम के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। अदनान, हिकमत अमली के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें मौजूदा सूरत हाल और खास तौर पर लॉकडाउन की सूरत हाल में जहां पर दीगर मसाइल ने जन्म लिया, तो वहीं पर पेशावर शहर में राहजन ग्रोह और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस अफराद भी काफी सरगर्म दिखाई दे। पेशावर शहर के जो 3 थाने हैं, जिनमें थाना फकीराबाद, गुलबहार और पहाड़ीपुरा, इनमें जो है वो रिकॉर्ड तोड़ बेतहाशा जो है राहजनी की वारदातें जो हैं वो सामने आई हैं। एक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन 3 महीनों के दौरान जो है तकरीबन 30% जो है वो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ था। शहरी जो थे वो दिन दिहाड़े अपने कीमती साजो सामान, मोबाइल फोन, गाड़ी, मोटरसाइकिल से महरूम होते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर अब पुलिस ने नई हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। पेशावर शहर के मुख्तलिफ मकामात पे पहले मरहले में 3 नाके जो हैं वो नाके कायम किए गए हैं पुलिस की जानिब से, जबकि दूसरे मरहले में पेशावर शहर में जहां पर स्ट्रीट क्राइम ज्यादा होगा वहां पर 7 से ज्यादा जो नाके हैं वो लगाए जाएंगे। इस वक्त मैं पेशावर के अंदरूने शहर में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। नाका लगाया गया है जहां पर गाड़ियों मोटरसाइकिलों की डॉक्यूमेंटेशन चेक की जा रही है, इसी तरह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। बाइक पे जो है खासतौर पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। जिन अफराद ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। मगर हमने देखा कि पिछले हफ्ते पुलिस की जानिब से इक्का दुक्का राहजन तो गिरफ्तार किए गए, मगर कोई बड़ा गिरोह जो है वो लोग गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इन वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और शहरी जो है अपने कीमती साजो सामान से महरूम होते हुए नजर आ रहे हैं। अदनान शाहिद आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको खबर देंगे कि मकबूजा वादी में एक और दिन का खूनी आगाज। बुज़दिल भारतीय फौज ने अलग सुबह 3 मजीद कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहीद होने वालों को शपैया में निशाना बनाया गया। मकबूजा वादी में एक और दिन का खूनी आगाज। बुज़दिल भारतीय फौज ने अलग सुबह मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहीद होने वालों को शपैया में निशाना बनाया गया। रियासती दहशत गर्दी की ताजा लहर ताहाल जारी है। नाजायज रियासत इसराइल ने हत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने से बाज न आई। रात गए इसराइली तैयारों ने फलस्तीनी आबादियों पर भारी गोलाबारी की। इसराइली गोलाबारी से फलस्तीनियों को दर्जनों मकानात तबाह हो गए। इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम जारी हैं। रात गए इसराइली तैयारों की फलस्तीनी आबादियों पर गोलाबारी। इसराइली गोलाबारी से फलस्तीनियों के दर्जनों मकानात तबाह हो गए। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने मदीना मुनव्वरा में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक की तामीर नौ का मुतालबा कर दिया। कहा, सिंध का ये मंतखब ऐवान हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वो सऊदी अरब से अपने सिफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए हजरत सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा अक़दस की तामीर के लिए इक़दामात करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दराए इल्म अजर रिसालत है फातिमा, कुरान इख्तिसार फसाहत है फातिमा, महरूम अद रूह अदालत है फातिमा, अल्लाह के नबी की मोहब्बत है फातिमा, राज़े हयात बिनते नबी की हयात में है, माँ ऐसी हमने देखी नहीं कायनात में, ये हैं बीबी पाक फातिमा तो ज़हरा। मैं इस ऐवान की तवज्जो इस अहम मामले पर दिलवाना चाहता हूँ कि सूबा सिंध सूफिया किराम की धरती और बाबुल इस्लाम है। सिंध को लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, अब्दुल्ला शाह गाजी और दीगर बुजुर्गान दीन का फैज़ हासिल है। सूफिया किराम की दरसगाह नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी की लख्ते जिगर हजरत बीबी पाक सैयद फातिमा तो ज़हरा सलाम अल्लाह को समझा जाता है। खातून जन्नत हजरत सैयद फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह की सीरत और तारीफ किसी की मोहताज नहीं है। इनकी जीनत और इज्जत के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातुल नबीन खुद अदब से खड़े हो जाते हैं, जबकि इनकी कब्र मुबारक
जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में है। जन्नत की खवातीन की सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर, शेर खुदा की अहलिया और जन्नत के नौजवान नान के सरदार हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, जिन्हें उम्मुल अंबिया यानी अंबिया की माँ कहलाने का लक़ब हासिल है। अफसोस है कि इनकी कब्र मुबारक बेसाया और बगैर छाँव के है। सूफिया कराम से मोहब्बत और सूफियों की धरती जिसे सिंध कहा जाता है कि बासियों को ये बात शदीद रंज और गम में मुब्तला करती है, और सिंध का ये मुंतखब ईवान हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता है कि वो सऊदी हुकूमत के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के रोज़ा मुबारक की तामील के लिए इक़दामात करे। अगर इस मुक़द्दस फरीज़े को मुकम्मल करने में कोई माली रुकावट हो तो हम सब तमाम अखराजात अदा करने के लिए तैयार हैं। तो सर इसमें फिरदौस साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, नुसरत साहिबा, कासिम साहब, रियाज शाह साहब, जुल्फ़कार शाह साहब, ज़िया अब्बास शाह, अवैस शाह, सईद गनी साहब, शमीम मुमताज साहिबा, बल्कि सब दीगर जितने भी अराकीन हैं सब इसके मुवर हैं। सर सबकी तरफ से ये पेश किया गया। सर मैं भी इस पर साइन करना चाहूंगा अगर नासिर शाह मुकेश चावला साहब, हमारे नंद कुमार साहब और तमाम जो हैं इसमें शामिल हैं। ये जो कॉपी इधर भिजवा दे नासिर शाह साहब। शाह साहब ये दो रेजोल्यूशन ओडे मोहम्मद हुसैन कार्य वंजुर्गो शाह साहब उम्मतन रोकड़ो के वा उम्मतन का सिग्नेचर शिराजी साहब की और जिया साहब की। नासिर शाह साहब ये दो रेजोल्यूशन है, तकरीबन वही चीज है जो, तो इनको हम क्लब कर लें। सर बिल्कुल क्लब कर लें सर, और सबकी एक ही मुत्तफिका राय है सर। हाँ। और सब सर वैसे सबके जज्बात हैं, हमें सबके जज्बात का एहतराम है, सब पढ़ना चाहते हैं, सब इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं सवाब की खातिर। भारतीय सफारतकार भी अमरीकी और यूरोपीय सफारतकारों के नक्शे कदम पर चल पड़े। इस्लामाबाद में तेज रफ्तारी से गाड़ी भगाते हुए भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों ने शहरी को रौंद डाला। दोनों एहलकारों को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज करके सिफारती इस्तिस्ना के तहत रिहा कर दिया। अमेरिका और यूरोपीय सफारतकारों के बाद अब भारतीय सफारतकारों ने भी वफाकी दारुल हुकूमत में तेज रफ्तारी और ट्रैफिक हादसात शुरू कर दिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर के 2 एहलकारों की तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाइस एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार भारतीय एहलकारों के बारे में रिपोर्ट दफ्तर खारजा भिजवा दी। हादसे के बाद भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों ने वकूए से फरार होने की कोशिश की, जिस पर वहाँ मौजूद शहरियों ने इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौके पर गिरफ्तार शुदा भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों की शनाख्त सलवा देस पॉल और दवामो ब्राह्मो के नाम से हुई। दोनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तमाम सफारती इस्तिस्ना पर रिहा कर दिया गया। एक एहलकार से पाकिस्तान की जाली करेंसी भी बरामद की गई। भारतीय एहलकार से 10,000 रुपए जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। सुबह से भारतीय मीडिया की जानिब से इन एहलकारों की पुरअसरार गुमशुदगी के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और मुख्तलिफ तरह के इल्जामात पाकिस्तान के खिलाफ आयद किए जा रहे थे। मोदी सरकार के आशीर्वाद से भारत में इंतहा पसंदों का राज, अक़लियतों पर वहशियाना तशद्दुद और कोरोना की आड़ में मजहबी मुनाफरत का प्रचार जारी है। पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला भी न थमा। सिफारती एहलकारों का ताक़ुब मामूल बन गया। भारत में बसने वाले इंतहा पसंदों और कोरोना के रहम करम पर गुजरात के कसाई की क़यादत में भारत की हमसाया ममालिक से दुश्मनी भी जारी। अक़वाम आलम में अपनी नाकाम पॉलिसियों और सेहूनी ज़हनियत के बायस भारत बेनकाब भी हो रहा है। साजिशी मोदी के अज़ाइम दुनिया पर आया हैं। पहले चीन की आर्मी के हाथों लद्दाख में ठुकाई और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियों पर पाक आर्मी की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मोदी सरकार अपनी सारी नाकामियों के बाद अब साजिशों के जरिए पाकिस्तान में अमन खराब करने की नाकाम कोशिश करने लगा है, लेकिन हर बार अर्ज़ पाक के मुहाफिज मोदी की साजिशों को नाकाम बनाते रहे हैं। ताज़ा वाक़या इसी ज़हनियत की अक्कासी है।
ہے جو اسلام آباد میں پیش آیا۔ بھارتی سفارت خانے کے 2 اہلکاروں کی جانب سے شہری کو کچلنا اور تشویشناک حالت میں چھوڑ کر فرار ہونا نام نہاد سفارتی عملے کی غیر انسانی حرکت ہے۔ پاکستان نے سفارتی آداب کا پاس رکھتے ہوئے دونوں اہلکاروں کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کیا۔ انسانیت کا دشمن بھارت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے کے جتن کرنے لگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے بھارتی لابنگ نے عالمی ضمیر اور انصاف پر سوالات اٹھا دیے۔ مقبوضہ کشمیر میں قتل عام میں مصروف مودی سرکار نے سیکیورٹی کونسل کے غیر مستقل رکن بننے کے لیے جوڑ توڑ بھی شروع کر دیا۔ انتہا پسند مودی سرکار انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں دنیا سے پوشیدہ نہیں۔ کشمیری نوجوانوں کا قتل عام، کنٹرول لائن پر معصوم شہریوں پر گولہ باری، بھارت کے اندر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات مودی سرکار کو عالمی سطح پر بے نقاب کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے بھارتی لابنگ نے عالمی ضمیر اور انصاف پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ کشمیر میں تاریخ کا بدترین لاک ڈاؤن، متنازع شہریت بل، LOC پر سیز فائرنگ کی خلاف ورزیاں اور چین، نیپال سمیت دیگر پڑوسیوں کے ساتھ سرحدی تنازعات کے باوجود بھارت کو رکنیت سے نوازنا عالمی قوانین اور انصاف پر کاری ضرب ہوگا۔ انسانی حقوق کے علمبردار پوچھ رہے ہیں، کیا دنیا بھارت کی سیفران مذہبی اور ہندو دہشت گردی نظر انداز کر دے گی؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت 7 بار سلامتی کونسل کا ممبر رہا ہے۔ بھارت کے سلامتی کونسل ممبر بننے سے کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا؟ میرے خطوط سلامتی کونسل کے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ سلامتی کونسل کی جہاں تک ممبرشپ کا تعلق ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس میں ملک جو ہیں وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، لابی کرتے ہیں اور اپنے لیے ماحول سازگار بناتے ہیں۔ سلامتی کونسل کا ممبر اگر بھارت بن بھی جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ 7 مرتبہ پہلے بھی بھارت سلامتی کونسل کا ممبر رہا ہے، موقف تبدیل نہیں ہوا۔ آج بھی اقوام متحدہ کا کشمیر پر وہی موقف ہے جو تاریخی موقف تھا اور ہمارے موقف کی وہ تائید ابھی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہمارے موقف کی تائید کر کے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 مرتبہ پاکستان بھی سلامتی کونسل کا ممبر رہا ہے۔ اگر ہندوستان بنتا ہے تو پاکستان بھی اگلی منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ ہم نے آئندہ کب اپنا وہاں مقام حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے بھی جستجو اور اس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ اگر والدین فیس نہیں دیں گے تو سکولز بند ہو جائیں گے۔ قانون میں ترمیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ اپریل اور مئی میں 20% فیس میں کمی کا کہا تھا کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اس سسٹم میں ڈس ایڈوانٹیج اس کو ہو جائے، تو کوشش کی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ریلیف ہم دیں اور ہم نے بنا لیا سسٹم۔ اس میں بھی ایک پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو بورڈز کے قوانین ہیں ان قوانین میں بغیر ایگزامز کے اگلی کلاس میں جانے کا کوئی پروویژن نہیں ہے، تو اس پر ہم قانون میں ترمیم کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم پروویژن اس کے اندر ڈالیں تاکہ یہ جس طرح آج ہم نے اسمبلی میں کیا ہے اسی طرح کوئی پروویژن ڈالیں تاکہ بغیر ایگزامز کے بچے آگے چلے جائیں۔ تو ہم نے کام بہت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہی ہوگی کہ بچوں کی تعلیم جو متاثر ہو رہی ہے اس میں کمی لائی جا سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم ہونا مشکل ہے جب تک اسکول نہیں کھلیں گے، کالج نہیں کھلیں گے، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ جو فیس والی بات آپ نے کی اس میں بھی مختلف جگہوں سے آتے ہیں، دیکھیں اسکولوں میں بھی پرابلم ہے، کالجز میں بھی ہے، یونیورسٹیز میں بھی ہے۔ اسکولز میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے والدین کی جن کا یہ کہنا ہے کہ جب اسکول بند ہے ہم فیس دیں کیوں؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ ان والدین سے بھی میں گزارش کروں گا، اسکول سے بھی گزارش کروں گا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکولز اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں تو وہ تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس جو ایک سورس آف انکم ہوتی ہے وہ تنخواہیں فیس ہوتی ہے۔ اگر پیرنٹس فیس نہیں دیں گے تو وہ اسکول بند ہو جائیں گے، اور اگر اسکول بند ہو جائیں گے تو جب حالات ٹھیک ہوں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے اسکول دوبارہ نہیں کھلیں گے۔ اسلام آباد میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آن لائن کلاسز کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ مطالبات کی منظوری تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ رپورٹ کریں گے علمدار بلوچ۔
हायर एजुकेशन कमीशन के सामने किए गए मुजाहरे से खिताब में तलबा रहनुमाओं का कहना था ऑनलाइन क्लासेस का इंटरनेट की वजह से इशू है, कोई फायदा नहीं हो रहा, मुस्तकबिल बारे बड़े परेशान है, हुकूमत मसाइल को हल करे। ऑनलाइन क्लासेस हर कोई अटेंड नहीं कर सकता, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, रिमोट एरियाज में लोग अटेंड नहीं कर सकते, वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल, वहाँ सिम के सिग्नल नहीं आते तो इंटरनेट के तो खाक आएंगे। तो हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, उसका भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने उनको टाइम दिया इस चीज़ को, उनने इसके बारे में कोई भी स्टेप नहीं लिया। ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है, इसमें बहुत सारे लैक्स हैं और इसमें बहुत सारे बग्स हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन सिस्टम जितना भी है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट कुछ होते हैं जो कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, अब हर बच्चे के पास इंटरनेट मौजूद तो नहीं हो सकता। तलबा का कहना था कि मुतालबात को सुना जाए, हाल तक एहतजाज जारी रहेगा। HEC ना कोई बात सुन रहा है, ना वफाकी वज़ीर तालीम बात सुनने को तैयार है कि इस तक वो इलाके जहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते वहाँ पर ऑनलाइन कैसे जाएंगे। देही इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में उनको ऑनलाइन क्लासेस का मैसेज 2 दिन बाद जाके मिलता है, जब उनकी क्लासेस तो दूर उनकी अटेंडेंस भी जा चुकी होती है। तलबा रहनुमाओं का मजीद कहना था कि कोरोना की वजह से हर तबका मुतासिर हुआ, वालिदैन फीसेस कहाँ से अदा करें, हुकाम की नाअहली की वजह से तलबा सड़कों पर निकलने पर मजबूर हुए। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना का खौफ से सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में डॉक्टर्स 25 से ज्यादा क्लिनिक बंद करके घरों में आइसोलेट हो गए। मौसमियाती बीमारियों के लिए निजी क्लिनिक्स पर चेकअप करवाने के लिए जाने वाले मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे अजीम शहजाद। कोरोना वायरस के खौफ ने निजी क्लिनिक्स पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर खौफ की फिजा कायम कर दी है। मौसमियाती बीमारियों के लिए निजी क्लिनिक्स पर डॉक्टरों को चेकअप करवाने के लिए जाने वाले मरीजों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सर मसला है कि प्राइवेट क्लिनिक जिन्ने भी डॉक्टर है ने क्लिनिक बंद करके घर च चले गए, कोरोना डरते हुए बाहर नहीं निकल रहे, असी मरीज लै कित्थे जाइए, सानू बहुत परेशानी, बहुत मसाइल का सामना आया, बहुत सारे पेशेंट ने जो घर च बीमार पड़े ने। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मसीहाओं के कोरोना वबा के खौफ से 25 से ज्यादा क्लिनिक बंद कर देना इनके पेशे की नफी करता है। इस मुश्किल घड़ी में इन मसीहाओं को अपना अहम किरदार अदा करने के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ना चाहिए। भाई राती भाई बीमार हो गया, क्लिनिक तो लैके गए, सारे क्लिनिक बंद ने, किसी पासे जाने तो कहने ये बंद है, डॉक्टर कोई लभदा नहीं पिया, लिहाजा ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। बड़े परेशान ने मरीज, सारे घर च पेदे ने, जिथे जाने सारे क्लिनिक बंद ने। जिस तरह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, इसी तरह निजी क्लिनिक्स पर मौजूद डॉक्टरों को अपना फराइज मनसबी अदा करना चाहिए। सियालकोट के डॉक्टर्स ने अपने आप को आइसोलेट करके सियालकोट के मरीजों को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़ दिया। मोहम्मद अजीम शहजाद, सच न्यूज, सियालकोट। ईरान बॉर्डर के सील होने से आम की तरसील में रकावत का मामला। ज़रूरी मसनूआत की खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। उधर तफ्तान में NDMA की जानिब से 11 एकड़ रकबे कर कंटेनर सिटी करंटीना सेंटर का काम भी जारी है। अब तक 300 से ज्यादा कंटेनर लगाए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के बाइस इक्तसादी मामलात शदीद मुतासर, आम की बरामदात में कमी हुई है। ज़राई मसनूआत की खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि ईरान बॉर्डर का सील होना आम की तरसील में रुकावट है। कमेटी ने मामले पर वफाकी वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। कमेटी अरकान ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर इत्तफाक करते हुए खदशा जाहिर किया कि इस बार आम की एक्सपोर्ट कम न हो जाए। वफाकी वजीर सिविल एविएशन गुलाम सदर खान की तरफ से कमेटी को बताया गया कि PIA निजी एयरलाइंस के मुकाबले में एक्सपोर्टर से सामान की मद में कम किराया लेगी। वफाकी वजीर फखर इमाम कहते हैं 1,30,000 टन हाल में बरामदात में इजाफा इंतहाई जरूरी है। उधर मैंगो एक्सपोर्टर खालिद इजाज कुरैशी ने साई टीवी को बताया कि आम की एक्सपोर्ट मामूल के मुताबिक 30 से 35,000 टन से कम होकर 14 से 15,000 टन पर पहुंच गई है। रुकावटों में से एक ईरान बॉर्डर का बंद होना है। इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट इस वक्त 35,000 टन एक्सपोर्ट हो जाती है, लेकिन वो कम होकर इस वक्त 14 से 15,000 टन पर आ गई है। इसमें एक तो ईरान वाला बॉर्डर का इशू है, यानी क्यों गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है 3 दिन के लिए। उन्होंने PIA की जानब से किराया जायज लेने पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानब पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में जायरीन के लिए NDMA के तावन से हुकूमत बलोचिस्तान कंटेनर सिटी बना रही है, जो कि 11 एकड़ रकबे पर मुहित है, जिसमें बेयक वक्त 600 अफराद को करंटीना की गुंजाइश मौजूद होगी। ये कंटेनर सिटी तमाम सहूलियात से आरास्ता मुनफरिद किस्म का पहला मंसूबा है। कंटेनर सिटी में टफ टाइल का काम भी जारी है और सीवरेज के लिए पाइप लाइन बिछाने का काम मुकम्मल हो चुका है।
स्पीकर कौमी असम्बली ने खाद सब्सिडी, आम बरामदात और PIA फ्रेट चार्जेस का नोटिस ले लिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने खाद और कीड़े मार अद्वियात के लिए सब्सिडी देने के तरीक़ाकार पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर नोटिस ले लिया है। कमेटी ने पाकिस्तानी आम बरामद कुनंदगान की राह में हायल रुकावटें, खसूसन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए फ्रेट चार्जेस में इजाफा और तफ्तान बॉर्डर पर रसद के उमूर पर भी गौर किया। स्पीकर ने इस मामले का हल तलाश करने के लिए आज वफाकी वज़ीर दाखिला को कमेटी में मदऊ करने की हिदायत जारी की। स्पीकर ने वजीर तवानाई पर जोर दिया कि वो बिजली के नर्ख, ट्यूबवेलों के बिलों की किस्तों और किसानों के बिजली बिलों का फॉरेंसिक ऑडिट से मुताल्लिक किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। कौमी असम्बली में बजट इजलास, नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान ताना जवाब ताना। ख्वाजा आसिफ और असद उमर ने एक दूसरे की लीडरशिप के खिलाफ खुल के दिल की भड़ास निकाली। ख्वाजा आसिफ बोले, नया पाकिस्तान महज फरेब, हुकूमत मुआशी महाज पर नाकाम। तब्दीली का नाम अवाम को दिया मुर्गियों और कट्टा प्रोग्राम, अब बस मौत और भूख ही सस्ती है। असद उमर ने जवाबी वार किए, बोले वजीर आजम अपोजिशन के हवासों पर सवार है, ख्वाजा साहब ने तो अपने लीडर को फंसा दिया। और जनाब वाला वादा माफ गुआ को बार बार, और करीब 3 लोग इस वक्त काबीना में लोग बैठे हैं जो इस स्कैम में नॉमिनेट हुए हैं। ये गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख साहब, इन्होंने किसी के पास नहीं जाना, डालें इनको ECL पे। मुझे पता है कि इमरान खान जो है वो ऑपोजिशन के औसान पर सवार रहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना सवार होते हैं कि इनके ख्याल में बरतानिया में भी इमरान खान की हुकूमत है, अमेरिका में भी इमरान खान की हुकूमत है, इटली में भी इमरान खान की हुकूमत है, स्पेन में भी इमरान खान की हुकूमत है। कौन सी चीज है जो सस्ती है आज? भूख सस्ती है, कोरोना सस्ता है, मौत सस्ती है। कि इसी दबंग अंदाज के अंदर, इसी ऊंची आवाज के अंदर कैमरे की आंख में आंख डाल के आप कहते हैं कि इमरान खान और असद उमर, ये जो दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी छीन लो, ये जो ठेले पे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, इसको बंद कर दो। ख्वाजा साहब ने कहा, यार मियां साहब आप जवाब क्यों देते हैं? ये पनामा तो मसला ही नहीं है अवाम का, हफ्ता और दिन लोग भूल जाएंगे। उस बेचारे को फाय चढ़ा दिया, वो जाली प्लेट लेके इंग्लैंड बैठा हुआ है। जब इक्तदार से मोहब्बत हो जाती है, जब आपकी एम्बिशंस की कोई बाउंड्स नहीं रहती, जब आपकी एम्बिशंस जो है, ख्वाहिशात जो है, इक्तदार से मोहब्बत जो है वो लामहदूद हो जाती है, तो इंसान बुज़दिल हो जाता है। सर यहां पर फरवरी के महीने तक कोरोना जो है, आपको याद हो लॉकडाउन जो है वो 23 मार्च को किया गया था। फरवरी के महीने तक पिछले साल से 17% रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो रहा था। 17%। ये किसी ने गलत बता दिया ख्वाजा साहब को कि उससे पहले जो है रेवेन्यू ग्रोथ नहीं थी। जनाब 180 से ज्यादा ममालिक के अंदर ये वबा फैली हुई है। इत्तलान अर्ज है कि उसमें से सिर्फ एक पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। सवाल ये पूछना चाहूंगा कि ये तो उन्होंने बताया कि गलत क्या है, लेकिन खुल के ये नहीं बोला कि ये चाहते क्या है। सूबाई हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवान बख्त ने कहा कि हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। टैक्स की मद में कई शोबों को रिलीफ दिया गया है। कोरोना वबा के पेश नजर एक मकामी होटल में सूबाई असम्बली का बजट सेशन मुनक्कद किया गया। बजट पेश करते हुए सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवान बख्त ने बताया कि बजट में 240 अरब रुपए मालियत का रिलीफ पैकेज मुतारफ कराया है। 143 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम से मुस्तहकीन को रिलीफ दिया गया। टैक्सों की वसूली में भी 13% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आखिरी सहमाही में कोरोना की वबा ने मुआशी सरगर्मियों को मुतासर किया। बजट में 106 अरब रुपए कोरोना से मुताल्लिक मुंसलिक किए गए हैं। कोरोना के असरात से निमटने के लिए 43 अरब से जायद का बंदोबस्त किया गया है। आसान कारोबार करने वालों के लिए 18 अरब रुपए टैक्स रिलीफ की मिसाल नहीं मिलती। हुकूमती अखराजात में भी कमी की जाएगी। सूबाई वजीर का कहना था कि NFC अवार्ड के तहत 1433 अरब रुपए दिए जाएंगे। सूबाई महसूलात का हदफ 317 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। बजट में अवामी राय को मद्देनजर रखते हुए 11 शोबों के लिए फंड्स मुख्तस किए गए। बजट के तहत 56 अरब से जायद का रिलीफ फराहम किया जाएगा। हाशिम जवान बख्त ने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस, डॉक्टर्स कंसल्टेंसी फीस और अस्पतालों पर टैक्स सिफर किया जा रहा है। 20 से जायद सर्विसेज पर टैक्स 16 से 5% करने की तजवीज है। बिल्डर पर 50 रुपए फी मरबा फीट, डेवलपर से 100 रुपए फी मरबा गज टैक्स की तजवीज है। ताहम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से टैक्स छूट होगी।
हाशिम जवां बख्त ने बताया कि पंजाब में खते गुर्बत से नीचे रहने वालों के लिए 5 अरब रुपए से जायद की खती रकम मुख्तस की गई। उन्होंने बताया कि स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए भी बजट में खती रकम शामिल की है और पहली हुकूमत है जो 1200 स्कूलों को अपग्रेड करने जा रही है। उनका कहना था कि टिड्डी दल और दीगर कुदरती आफात से निमटने के लिए 4 अरब रुपए रखने की तजवीज है, जिसमें से 1 अरब रुपए सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फराहम किए जाएंगे। सूबाई वजीर ने बताया कि पंजाब में महकमा जंगलात के लिए 8 अरब रुपए की खती रकम रखी जा रही है। पंजाब असम्बली के नए ऐवान में भी अपोजिशन की पुरानी रिवायात कायम रही। सूबाई वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। Now I invite Finance Minister to present the annual budget statement for the year 2020-21। पंजाब असम्बली का बजट इजलास चौधरी परवेज लाई की जेर सदारत 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ तो अपोजिशन जमातों ने ऐवान में बजट को मुस्तरद करते हुए भरपूर एहतजाज किया। अपोजिशन जमातों ने स्पीकर डेस्क के सामने आकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अपोजिशन का कहना था कि बजट में अवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल के बावजूद अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत नाकाम रही, जबकि हुकूमती रहनुमा बजट को बेहतरीन करार देते रहे। साबिक सूबाई वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं ने बजट को मुस्तरद करते हुए अल्फाज को गोरख धंधा करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने की बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा तक नहीं किया गया। ये बजट बिल्कुल मजदूर, किसान के लिए, इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल ये खुदकशी का समय है। एक मुल्क में कोरोना है और बजट की सूरत में भी इन्होंने ये कोरोना, हुकूमत ने कोरोना ले आई है। बजट है वो बिल्कुल भी अवाम दोस्त बजट नहीं है। इस बजट के अंदर जो बात अगर आप एजुकेशन की देख लें या हेल्थ की देख लें, इसके अंदर सारी जो है ना नेगेटिव की तरफ ही जा रहे हैं। हुकूमती वज़रा ने इस बजट को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि पंजाब की तारीख का बेहतरीन बजट है जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। अवाम दोस्त बजट है और इसमें स्पेशली आपको पता है कि हेल्थ को बेसिक प्रायोरिटी दी गई है और प्रो बिजनेस बजट है और इसमें तकरीबन कोई 20 ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको टैक्स फ्री रखा गया है। इतने महदूद वसाइल के साथ इस पेंडेमिक से लड़ना, जहां बड़ी बड़ी सुपर पावर बैठ गई हैं, वहां पे अपने पाकिस्तान को एक अच्छी पोजीशन में कायम रखना। पंजाब को बेहतरीन बजट है, अवाम दोस्त बजट है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत के दावों की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है, जबकि हुकूमत के इन खिलाड़ियों के बस की बात नहीं। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। सहाफियों की कोशिश बिलाखिर रंग ले आई। कराची में कत्ल होने वाले सहाफी वली खान के कातिल पकड़े गए। सूबाई वजीर इत्तलात और पुलिस चीफ ने भी वली खान बाबर के कातिल पकड़े जाने की तस्दीक कर दी। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह और कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सहाफी वली बाबर पर गोली चलाने वाले कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वली खान बाबर को 13 जनवरी 2011 को लियाकताबाद में कत्ल किया गया था। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि वली बाबर कत्ल केस में 8 मुल्जिमान नामजद थे। एक मुल्जिम लियाकत अली वाक़ये के 1 साल बाद मारा गया था। फैसल मोटा और ज़िशान उर्फ शानी को सजाए मौत की सजा सुनाई गयी। जब इसका नाम एक्सपोज हो गया तो फिर इसने ये डिसाइड किया कि मजीद क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करनी, लेकिन आज उसकी बारी थी, वो पकड़ा गया। इसमें अनीसुर रहमान और आमिर इलियास खालिद ये 2 कैरेक्टर हैं। 5वीं टीम का जो इंचार्ज था वो फैसल मोटा था जो पकड़ा हुआ है, अभी जेल में है। गुलाम नबी मेमन के मुताबिक केस के 4 मुल्जिमान 2015 में पकड़े गए थे। विफाकी इदारे की इंटेलिजेंस ने ज़िशान उर्फ शानी को गिरफ्तार किया। तहकीकात में ज़िशान उर्फ शानी ने 4 कत्ल का इतराफ किया। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि वली बाबर पर बराह रास्त गोली चलाने वाला ज़िशान उर्फ शानी था। सहाफी के कत्ल का मास्टरमाइंड फैसल मोटा था। कातिल ने बताया वली बाबर को मारने की वजह ANP के लिए काम करना था। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कातिल से कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाकर दम लेंगे। सहाफी वली बाबर को 13 जनवरी 2011 को शहीद किया गया था। वली बाबर को दफ्तर से वापस घर जाते हुए लियाकताबाद में निशाना बनाया गया। मार्च 2014 में खसूसी अदालत ने दीगर 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुल्जिमान में अली रिजवी शाहरुख, नवीद उर्फ पोलका और फैसल महमूद शामिल हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि इस वक्त मुल्क के 40 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। टिड्डी दल की वजह से बड़े पैमाने पर फसलों को अभी भी खतरात लाहक हैं। तर्जमान NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान की 29, खैबर पख्तूनख्वा के 8 और सिंध के 3 अजला टिड्डी दल से मुतासर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि बलोचिस्तान में आवारान, नोशकी, चागी, गवादर, अथल, पंजगोर,
खारान और क्वेटा के अलावा दीगर अजला भी टिड्डी दल से मुतासिर हैं। NDMA के तर्जमान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में DI खान, टांग, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, लकी मरवत, कुरम, औरकजई और खैबर के अजला टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज पंजाब की किसी जिला से टिड्डी दल रिपोर्ट नहीं हुआ। टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि 1288 मुश्तरका टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,12,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ। NDMA के तर्जमान के कहना था कि बलूचिस्तान में 5,300 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,000 हेक्टेयर रकबा की ट्रीटमेंट हुई, जबकि सिंध में गुज़िश्ता रोज 500 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जमान ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में 6,23,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। और अब बात करेंगे मौसम की बदलती रुतों की। रोज तक शदीद गर्मी पड़ेगी, मैदानी इलाकों में पारा 50 तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुल्क में जारी गर्मी की लहर अगले चंद रोज भी जारी रहेगी और दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर जाएगा। मेट्रोलॉजिस्ट फारूक डार का कहना है कि इस वीकेंड पर मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है, जिसके बाद दर्जा हरारत में कमी होगी। ताम अगले 3 से 4 रोज तक गर्मी और बढ़ेगी और मैदानी इलाकों में गर्म लौ चलेगी, जबकि कुछ इलाकों में हीट वेव का भी खदशा है। सिंध की बात करें तो सिंध के मैदानी इलाकों में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 47 से 48 डिग्री के आसपास है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन के दरमियान ये टेम्परेचर में मजीद इजाफा हो सकता है कि ये टेम्परेचर 50 या 51 तक जो है ना जी वो जाए। और इसके अलावा मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ भी अच्छी खासी गर्मी है और ये गर्मी का दौरान है जो अगले 3 से 4 दौर तक मुसलसल जो है ना वो इसमें इजाफा होगा। जो प्री मानसून के हवाले से उनका कहना था कि इस बार ये सेशन जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में मुतवक्के है और कुछ इलाकों में मामूल से 10% ज्यादा बारिश का इम्कान है। मरतबा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा जो है ना जी, तो उसके बाद जो है ना जी मतलब मानसून की बारिशें जो है ना वो अपने मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मरतबा जो है ना मानसून बड़ा अच्छा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होगा। और अब जिक्र करेंगे खेल और खिलाड़ियों का। सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू। कहना है कि टूर गैर मामूली हालात में हो रहा है। PCB ने टेस्ट के लिए दस्तयाबी का पूछा तो इनकार नहीं कर सका। मेरे लिए व्हाइट या रेड बॉल नहीं, मुल्क की नुमाइंदगी अहम है। उन्होंने मेरे से इंक्वायर किया था कि इफ आई विल बी अवेलेबल टू प्ले टेस्ट मैच क्रिकेट इफ रिक्वायर्ड ऑन रिप्लेसमेंट बेसिस पे या टीम को जरूरत पड़ गई, तो आई स्ट्रेट अवे सेड यस बिकॉज माय प्रायोरिटी इज टू प्ले फॉर पाकिस्तान। Right now we are going to UK. We know this is COVID-19. The circumstances are very unusual, and we can only travel limited players because we have to go there and quarantine ourselves before the start of the series. So there are no replacements at all, right? The good thing was that Pakistan Cricket Board communicated with me to play Test cricket if required. I know that going to England, playing in England is not easy, but I'm not seeing the easiest part. I was being part of the white ball cricket, but getting an opportunity to play for Pakistan in red ball cricket is also a challenge for me, which I have to accept, and I accepted it. एशिया कप की मेजबानी पर भारत की रिवायती जलन कम न हो सकी। भारतीय क्रिकेट हुकाम ने एशिया कप पर सियासत शुरू कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका को एशिया कप की मेजबानी ऑफर करने पर भारतीय बोर्ड की रवायती जलन एक बार फिर सामने आ गई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। इस हवाले से तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं। एशिया कप की श्रीलंका को मेजबानी देने पर लंकन हुकाम ने बयान दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि रवां बर्स एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका कर लेगा, जबकि पाकिस्तान इसकी जगह अगली बार इस इवेंट की मेजबानी कर लेगा। भारतीय बोर्ड का कहना है कि एशिया कप की मीटिंग में ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। हैरान है कि ये क्या बातें हो रही हैं। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी में अंधा हो चुका है और पाकिस्तान की किसी भी तजवीज पर तनकीद करने से बाज नहीं आता। इससे कबल भारत पाकिस्तान में एशिया कप में खेलने से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।